मैं जो कह रहा हूं उसके सबूत है, मैं जो कह रहा हूं वो साबित कर सकता हूं, और इन सवालों के जवाब यदि इनके पास हैं तो ये मीडिया को गाली दें। यदि इन सवालों के जवाब इनके पास स्पष्ट तौर पे हैं तो इनका कोई भी प्रवक्ता हमसे आ करके सीधे तौर पे बात करें आमने सामने। मैं डॉक्यूमेंट्स को अगर ये कहेंगे तो मैं सार्वजनिक भी करूंगा, और ये यदि साबित करते हैं ये सभी बातें गलत है, राज्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ईडी को इनको जवाब देने में दिक्कत क्या हो रही है। सवाल करता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से कि आखिरकार मुसलमानों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए इस सरकार ने किया क्या है कि माननीय हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी को जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। माननीय कल्पना सोरेन जी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने भी सोने का चम्मच लेकर के उनका जन्म हुआ है। रांची के मेन रोड में यहाँ के मुसलमान भाइयों के साथ में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं इसी राज्य में और इसी शासनकाल में, इसी कांग्रेस झामुमो के शासनकाल में, कि केंद्रीय एजेंसी है वो मजाक कर रही है। राज्य के लोग ये क्या मजाक समझें कि 6 बार 7 बार समन इशू हो रहा है? क्या आम आदमी को ये फैसिलिटी मिलेगी? यदि कोई आम व्यक्ति अगर निर्दोष भी है तो उसे जांच में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन को लेकर जो ईडी ने समन भेजा था उसे लेकर सरगर्मी काफी तेज है और अब बात इस्तीफे तक पहुंच गई है। कल जो यूपीए की है एक बड़ी बैठक भी मुख्यमंत्री आवास में होनी है और ऐसी चर्चाएं है कि सीएम इस्तीफा दे देंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आज फिर एक ईडी को लेटर लिखा गया है और उस समन को गैर कानूनी बताया गया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने को मौजूद है पूर्व महाअधिवक्ता और राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं अजीत कुमार सर। सर, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप देखते हैं, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है? देखिए, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। झारखंड राज्य को अलग किए जाने की मांग झारखंड पार्टी के लोगों ने आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के तुरंत बाद शुरू की थी। मैं स्तब्ध हूँ, अपने आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी सब कुछ के लिए झारखंड अलग हुआ था? विगत 4 वर्षों में राज्य की एक एक जनता ने, झारखंड के छात्रों ने, झारखंड की आम जनता ने तकलीफें झेली हैं। कोयले की लाखों करोड़ की चोरी। आज ही मैं न्यायालय में था तो कुछ अधिवक्ता मित्र थे जो धनबाद के हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से धनबाद में या कोयला वाले क्षेत्रों में कोयले की लूट हुई है और लोगों ने धन इकट्ठा किया है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड एक विचित्र सा आश्चर्य लोगों को दे रहा है। विगत 4 वर्षों में बालू घाटों की भी नीलामी नहीं की गई और बालू का व्यापार जो अवैध तरीके से चल रहा था वो भी छूट करके चला। गिट्टी के मामले में, पत्थर के मामले में किस प्रकार से लूट हुई है ये लोगों ने देखा है। तो जो घटनाएं इस राज्य में घटी हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बिजनेस जिस प्रकार से हुआ है, वो सब कुछ देखने के बाद अगर राज्य की एक एक जनता, राज्य का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि राज्य में विगत 4 वर्षों में हुआ क्या है, तो ईडी के पास ये सूचनाएं क्यों नहीं होंगी? राज्य के सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में लगभग इन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं और गैरवाजिब तरीके से छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अब सभी इलीगल चीज़ों को लीगलाइज करने के लिए, सभी अवैध हस्तांतरणों को वैध घोषित कराने के लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने की बात करते हैं ये लोग। दूसरी बात, जो
सबसे ज़्यादा स्पष्ट है कि इन लोगों ने कुर्सी को अपनी व्यक्तिगत जागीर बना ली है। एक रजवाड़े का जैसे कारोबार चलता था उस तरह से इन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया है। आज अखबारों में, सोशल मीडिया में ये समाचार देखने को मिला कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद जी ने त्यागपत्र दिया है विधानसभा की सदस्यता से, और ये आकलन कर रहे लोग, ये आशंका जताई जा रही है कि माननीय हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी को जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। और गांडे विधानसभा इसलिए चुना गया कि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या अधिक है और आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ हैं अच्छी संख्या में। तो डिसाइडिंग फैक्टर्स जैसा ये लोग अपने आकलन से समझ रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम जनसंख्या और आदिवासी भाई बंधु जो हैं वो इन्हें वोट देंगे ही, क्योंकि इन्हें गारंटी दिखाई दे रही है कि सब कुछ करने के बावजूद राज्य की मुसलमान जनता या गांडे की मुसलमान पॉपुलेशन रांची की घटनाओं को भूल जाए। रांची के मेन रोड में यहाँ के मुसलमान भाइयों के साथ में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं इसी राज्य में और इसी शासनकाल में, इसी कांग्रेस झामुमो के शासनकाल में, तो मुस्लिम भाई बहन जो हैं वो चूंकि भाजपा को वोट नहीं देंगे इसलिए ये इस बात की गारंटी समझने लगे हैं कि मुझे तो वोट उनका मिलना ही मिलना है। मैं सवाल करता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से कि आखिरकार मुसलमानों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए इस सरकार ने किया क्या है। मुसलमान जो है राज्य के अधिकांश उसमें से बैकवर्ड कम्युनिटी के आते हैं। मैं स्वयं एक बैकवर्ड कम्युनिटी का हूँ, इसलिए बैकवर्ड्स जो समुदाय के लोग हैं उसकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। राज्य में आरक्षण के नाम पे बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ जो धोखा हुआ है वो देखने की बात है। मैं इस सरकार की बात भी करूँगा और पूर्व की सरकारों की भी बात करूँगा। आरक्षण की परिस्थिति यह है कि यहाँ के ओबीसी जो बच्चे हैं वो अधिक अंक ला करके भी साधारण श्रेणी के छात्रों से पीछे रह जा रहे हैं। अभी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो 10% की प्रावधान किया गया है, तो हमारे बच्चे जो हैं बैकवर्ड कम्युनिटी के वो उनके बराबर में भी खड़े नहीं हो पा रहे। कम अंक वाले ईडब्ल्यूएस के छात्रों का सिलेक्शन होता है और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के जो अभ्यर्थी हैं वो पीछे रह जाते हैं। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है इस राज्य में, उनको किसी प्रकार की नियुक्ति से वंचित होना पड़ रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य के मुसलमान जो अधिकांश बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं क्या इतने बेवकूफ़ हैं? क्या वो नहीं समझते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी को इसलिए कुर्सी दिलाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री की कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी यदि कल को वो मुख्यमंत्री ना भी रहें तो वो राजसी सुविधाएं उन्हें जीवन भर मिलती रहें। माननीय हेमंत सोरेन जी को उसी तरह की राजसी सुविधाएं जीवन भर मिलेंगी। माननीय कल्पना सोरेन जी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने भी सोने का चम्मच लेकर के उनका जन्म हुआ है, तो जाहिर है कि एक बार पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगी तो उनको भी आजीवन राज्य से सुरक्षा की सुविधा, अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो कितना मजाक बन गया है इस समाज में, और झारखंड राज्य में ये एक आम आदमी के समझ से परे है। ये दुख की बात है, तकलीफ की बात है। अगर ईडी की कार्रवाई की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लगातार समन ईडी का सीएम को मिल रहा है और फिर इधर से एक पत्र जाता है और उस समन को गैर कानूनी बताया जाता है। और फिर आज जो लेटर गया है, आपको भी जानकारी है कि गैर कानूनी बताया और बताया कि मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है। क्या असर इसका पड़ेगा और क्या कानूनी दांवपेच है? देखिए, जब ईडी ने पहला समन भेजा तो
इनकी शिकायत थी कि मैं राज्य के कार्यक्रमों में व्यस्त हूँ, 15 अगस्त है, मैं तकलीफ में हूँ। उस समय इनकी समस्या ये थी। उसके बाद अब तक 6 सम्मन इनको दिए गए। इन्हें बखूबी पता है कि जब पहली बार खनन के मामले से संबंधित पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया था तो इन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस था, काफ़ी विश्वास था कि खनन के मामले में इनकी संलिप्तता पकड़ में लाना काफ़ी संभव नहीं है, क्योंकि तब शायद इनके बिचौलिए इनका काम कर रहे थे। अभी की परिस्थिति यह है कि जिस भूमि के मामले में इन्हें बुलाया जा रहा है, जो इनका राजस्व कर्मचारी अथवा सीआई जो भी ईडी के रडार पर है, जिसके यहाँ जांच हुई थी, जिसके यहाँ काफ़ी संख्या में 3-4 ट्रंक में ज़मीन के डीड इत्यादि पकड़े गए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो डीड आखिरकार किसके नाम पर था, ये पता तो नहीं है, परंतु क्या ये इस बात को बल नहीं देता है कि यदि ये मामला ईडी जो जांच कर रही है वो भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित है, तो क्या हेमंत सोरेन जी का ही काम वो कर्मचारी अथवा सीआई जो भी है वो कर रहा था? क्या इनके नाम की डीड या इनके बदले बदले हुए नामों की डीड या इनके परिवार वालों के नाम की डीड वहाँ रखी गई थी? यदि ऐसा है तो जाहिर है कि इनको समझने में परेशानी होगी और भय बड़ा होगा। विगत कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि जोर शोर से राजनीतिक प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। हर चौक चौराहे पे भीड़ लगा करके, पंडाल लगा करके, सरकारी खर्चे पे जो नियुक्तियां 2016 में दे दी जानी चाहिए थी अभ्यर्थियों को, 17 में दे दी जानी चाहिए थी, उन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़वा करके नियुक्तियां बांटी गईं। चाहे सोनी कुमारी का मामला हो, उससे संबंधित नियुक्तियां जो हुई शिक्षकों की, वो बहुत बाद में 2020 में, 21 में और 22 में भी दिलाई गई। पंचायत सेवकों, पंचायत सचिवों की नियुक्तियां जो है, मैं स्वयं वकील था उन गरीब छात्रों के तरफ से और मुझे उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। कई बार तो ऐसा मौका आया कि मैंने फीस भी चार्ज नहीं की उन बच्चों से। परिस्थितियाँ ये थी कि वो जब हाईकोर्ट में सक्सीड करते थे तो डिवीजन बेंच में सरकार चली जाती थी, डिवीजन बेंच में जब वो सक्सीड करते थे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता था, सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों को दौड़ना पड़ा और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बच्चे थक हार करके बड़े बड़े वकीलों को इंगेज करने के पीछे काफ़ी पैसा खर्च किए और जब नियुक्तियां हुई, मन मार करके जब राज्य सरकार को नियुक्तियां देनी पड़ी तो इन्होंने ढिंढोरा पिटना शुरू कर दिया कि मैंने नियुक्तियां दी हैं, इसलिए आकर के सरकारी पंडाल में खड़े होकर के और गले में एक बैंड लगा लो और सरकारी आयोजन में शामिल हो जाओ। तो जिस प्रकार से जिस निचले स्तर पे धोखाधड़ी इन्होंने की है राज्य के साथ में, और बिल्कुल स्तरहीन काम, मैं कहूँगा कि स्तरहीन इस तरह से काम कोई कैसे कर सकता है? कोई ऐसा कैसे समझता है कि राज्य की जनता जो है पूरी वो बेवकूफ़ की बेवकूफ़ है? आदिवासी भाइयों बहनों के लिए इन्होंने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया है? जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उन केंद्रीय योजनाओं पे काम हुआ है। इनकी योजनाएं सिर्फ कागजी हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं। आज कहते हैं कि घर आपके द्वार राज्य सरकार जाएगी, 4 साल में आपने कुछ काम ही नहीं किया। आज लाखों के लाखों एप्लीकेशंस लोग पंडालों में खड़े हो करके जमा करा रहे हैं। मैं सवाल करता हूं इनसे कि आखिरकार उन आवेदनों का होता क्या है? क्या उन आवेदनों पे कार्रवाई भी हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति ऐसी है कि अभी हाल में आपने देखा कि किस प्रकार की एक रेप की घटना हुई। कितनी गंदी
शर्मनाक घटना होती रही है राज्य में। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन जो है वो क्राइम इतना बड़ा हो जाता है इस राज्य में। राजधानी में इतने बड़े बड़े क्राइम होते हैं और कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है सब कुछ। तो ना तो इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, ना तो इनके हाथ में कोई व्यवस्था है। इन्होंने सिर्फ इस व्यवस्था को एक्सप्लॉयट करने के लिए, इस व्यवस्था से अपने लिए लाभ का दोहन करने के लिए इन्होंने 4 साल शासन किया है। और अब जब पानी सर से ऊपर जा रहा है, जब इन्हें पता है कि इनकी कारस्तानियाँ ऐसी है कि ये और इनके लोग, ये आप बताइए कि किसी राज्य में बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जेल में हैं और उनके मामले न्यायालय में नहीं आए हैं, सो ऐसी बात नहीं है। आप कहते हैं कि ये इनका कहना है कि भाई ये मीडिया ट्रायल हो रहा है और ये नाहक ईडी की कार्रवाइयाँ जो है वो राजनीति से प्रेरित है। तो मैं कहता हूँ क्या ये न्यायालय पे भी आरोप लगाना चाहते हैं? न्यायालय में इनके कार्यकाल में जो दोषीवार मध्यस्थ या दलाल लोग थे, उनके मामले तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई किए गए। यहाँ के न्यायालयों ने देखा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी देखा। तो क्या था, आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही मामला देखा होगा, तभी तो इनके बेल इत्यादि रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो अगर मान लिया जाए कि माननीय हेमंत सोरेन जी निर्दोष हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, तो ईडी के सामने में जा करके ईडी से पूछताछ में पार्टिसिपेट करके ये खुलासा होने दे। आखिरकार ईडी भी खुलासा करे कि वास्तव में इनके ऊपर आरोप क्या है। आपको क्या लगता है कि केंद्रीय एजेंसी है वो मजाक कर रही है? राज्य के लोग ये क्या मजाक समझें कि 6 बार 7 बार समन इशू हो रहा है? क्या आम आदमी को ये फैसिलिटी मिलेगी? यदि कोई आम व्यक्ति अगर निर्दोष भी है तो उसे जांच में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। न्यायालय भी वैसे व्यक्तियों को जो जांच प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं किसी प्रकार की राहत नहीं देती है। तो ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये सो कॉल्ड राज्य को अलग कराने वाले क्रांतिकारी हैं, ये राज्य के सबसे बड़े आदिवासियों के हितैषी हैं, ऐसा बोलते हैं ये राज्य के मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। तो ये वास्तव में एक धोखे की राजनीति फैला रहे हैं और मैं समझता हूं कि राज्य में इससे बड़ा दुर्भाग्य ये राज्य कभी नहीं देखेगी, राज्य की जनता कभी नहीं देख पाएगी। जब 4 सालों में जो हुआ है उसका लेखा जोखा न सिर्फ राज्य सरकार के पास है, न सिर्फ हेमंत सोरेन जी के पास है, बल्कि राज्य का एक एक बच्चा राज्य की घटनाओं से वाकिफ है, राज्य में विगत 4 वर्षों में जो हुआ है उससे वाकिफ है। तो ये विकट परिस्थिति है। इस विकट परिस्थिति में निकलने के लिए जो भी रास्ता इनको अडॉप्ट करना है जरूर करना चाहेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि इनको रास्ता अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, इनको त्यागपत्र भी देना चाहिए। त्यागपत्र देने के बाद इनको इतना बड़ा नियंत्रण है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों पर, एज इफ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो है इनके गुलाम हैं, कांग्रेस के विधायक इनके गुलाम हैं। कांग्रेस को इन्होंने जो है अपनी पार्टी का एक बी पार्टी बना के रखा है। मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं को आह्वान करता हूं, मैं ना तो बीजेपी वादी हूं, मैं ना तो कांग्रेसवादी हूं, ना ही मैं झामुमो की बात करूंगा, मैं एक स्वच्छता की बात करता हूं। मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि राज्य में क्या यही सब चलता रहेगा? भाजपा के कार्यकाल में लोग दुखी हुए, बड़ा दुर्भाग्य रहा। भाजपा के कार्यकाल में भी राज्य की जनता को कुछ मिला नहीं। राज्य के पिछड़े वर्ग के लोग ओबीसी हैं, वो तब भी वंचित रहे। भाजपा ने भी न्याय नहीं किया यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में, यहाँ के शेड्यूल कास्ट के साथ में, यहाँ के शेड्यूल ट्राइब के साथ में, यहाँ के मुसलमानों के साथ में।
परिणाम आप देख रहे हैं। मैं आज भाजपा के साथ नहीं हूं। मैंने ये उचित समझा कि जहां मेरी विचारधारा मेरे लोगों के पक्ष की नहीं है, मैं वहां नहीं रहूंगा। मैंने एक पुरानी पार्टी, एक मूल पार्टी, एक मूल सोच की पार्टी, वहां पर मैंने प्रारंभ से काम करने की एक योजना बनाई और मैं इस सोच का हूं। राज्य की जनता के लिए मैंने भी लंबे समय तक काम किया है। एक महाधिवक्ता के रूप में राज्य की जनता ने मुझे देखा है किस तरह से मैं काम अपने कार्यकाल में करता था। क्या लोग सुलभता से मुझसे नहीं मिलते थे? क्या मैं भ्रष्टाचारी था? क्या मैंने किसी से पैसे लिए? यदि एक भी व्यक्ति इस तरह की बात कह पाता है तो मैं मानूंगा। लेकिन आप बताइए कि ऐसी परिस्थितियां जो आज दिखाई देती हैं कि राज्य का पिछड़ा वर्ग, राज्य के मुसलमान भाई बंधु जो अधिकांश पिछड़े वर्ग के हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय लोग करते चले जा रहे हैं। राज्य में 52% की जनसंख्या हमारी है और 52% की जनसंख्या के जो है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो पिछड़े वर्गों की है। और आज ये परिस्थिति है कि हम लोग ठगे जा रहे हैं। मैं समूचे राज्य के मुसलमानों से आग्रह करता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ इसलिए कि आप किसी और पार्टी के साथ नहीं हैं, आप गलत लोग का, गलत कैंडिडेट का, गलत पार्टी का साथ मत दीजिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा उससे भी गंदा विचार रखती है आप लोगों के बारे में, हमारे बारे में। यदि भाजपा गलत थी तो ये डबल गलत है, यदि भाजपा सही नहीं थी तो ये सरासर गलत है। मैं एक नेशनल पार्टी की दुर्गति देख रहा हूं इस राज्य में, कांग्रेस की। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, कांग्रेस का योगदान इस देश की आज़ादी के लिए और उस देश, इस आज़ाद देश के विकास के लिए जो रहा है वो कोई इतिहास का पाठ है, हर कोई जानता है। उस नेशनल पार्टी की जो दुर्गति ये कर रहे हैं, क्या कांग्रेस यदि सहयोगी दल है झामुमो की, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या 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 कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई ऐसा विश्वासी लीडर नहीं मिल रहा है इनको? क्या भ्रम है माननीय हेमंत सोरेन जी को और उन्हें अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की जो योजना बनानी पड़ रही है, क्यों करके बाकी सारे विधायक इनका साथ देंगे या देना चाहेंगे? और यदि जाहिर है यदि ऐसी शर्तें लगाई गई हैं और इसके कुछ कारण होंगे तो ये कारण बेहतर यही लोग जान सकते हैं। मैं उतनी तह पर जाकर के हर एक विधायक को बुरा भला नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं और मैं बिल्कुल ये साबित कर सकता हूं, ये कागजी है, कोई दिखावा नहीं है। मैंने एक दायरे में रह करके न्यायालय के समक्ष में काम किया है। मैंने कभी भी वो दायरा नहीं तोड़ा और मैंने व्यक्तिगत स्तर पे कोई विद्वेष के साथ काम नहीं किया, वरना मैं पूरी तरह से ऐसे डॉक्यूमेंट से मैं वाकिफ हूं, ऐसे डिटेल से मैं वाकिफ हूं, ऐसे साक्ष्य हैं हमारे पास जिससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस राज्य में चल क्या रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप कृपा करके आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे संज्ञान में है ये कि BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों ने बारंबार अनेकों बार लिख करके प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। कोयला चोरी से संबंधित एक दो नहीं, अनेकों, हर दो तीन दिनों के बीच में, हर 4-5 दिन के बीच में, हर 10 दिन के बीच में ऐसे पत्र लिखे गए। क्या कारण था कि धनबाद में FIR भी नहीं दर्ज कराई गई?
उन एफआईआर का क्या हुआ, उस एफआईआर पे क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने आज तक वो सार्वजनिक नहीं किया है और ना ही मैं ऐसी मंशा रखता हूं कि वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के मैं कोर्ट चला जाऊं, ये मेरी मंशा नहीं है। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते, राज्य का एक रिस्पॉन्सिबल लॉयर होने के नाते, राज्य का एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं तकलीफ में हूं और मैं आह्वान करता हूं आपके जरिए राज्य की पूरी जनता से कि मैं जो कह रहा हूं उसके सबूत है, मैं जो कह रहा हूं वो साबित कर सकता हूं। और इन सवालों के जवाब यदि इनके पास हैं तो ये मीडिया को गाली दें, यदि इन सवालों के जवाब इनके पास स्पष्ट तौर पे हैं तो इनका कोई भी प्रवक्ता हमसे आ करके सीधे तौर पे बात करें आमने सामने। मैं डॉक्यूमेंट्स को अगर ये कहेंगे तो मैं सार्वजनिक भी करूंगा, और ये यदि साबित करते हैं कि हाँ ये सभी बातें गलत है, राज्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ईडी को इनको जवाब देने में दिक्कत क्या हो रही है? ईडी के समक्ष जाएं, यदि स्वच्छ है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर धारा 50 की जिक्र बार बार हो रहा है, मुख्यमंत्री भी उसे चैलेंज कोर्ट में दे चुके हैं और ईडी की ओर से फिर जब आखिरी समन था तो उसमें जिक्र किया गया कि उसके तहत कार्रवाई की जाए, तो यह 50 धारा क्या है, सेक्शन 50 जो है, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, धारा जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 है, इसमें काफ़ी पावर्स ईडी के पास दिए हुए हैं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हम अपने देश में लागू किया गया, वो वर्तमान बीजेपी की सरकार या मोदी जी की सरकार के समय में लाया गया कानून नहीं है। ये कानून पूर्व कांग्रेस की सरकार के समय में ही लागू किया गया था। और जाहिर है इस लॉ के लाने के पीछे इंटरनेशनल कन्वेंशंस थे, एक सोच थी कि समाज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कहीं से भ्रष्टाचार करके उस रकम को दूसरे सोर्स में लोग वाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके प्रिवेंशन की दरकार थी। इसलिए काफ़ी सारे पावर्स सेक्शन 50 में दिए गए हैं। सेक्शन 50 में जो प्रावधान बनाए गए हैं उसके मुताबिक यदि ईडी के पास कोई व्यक्ति स्टेटमेंट्स देता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू हायर है। ईडी को अन्य पावर्स भी दिए गए हैं, समन इशू कर सकती है, वो इन केस ऑफ नीड अरेस्ट कर सकती है। न्यायालय में जा कर के उनको एफआईआर नहीं करना होता है, वो ईसीआईआर रिपोर्ट करते हैं। किसी प्रिडिकेट ऑफेंस या शेड्यूल ऑफेंस से संबंधित यदि मामला ईडी के संज्ञान में आता है तो उसी मामले की जांच के क्रम में यदि मनी लॉन्ड्रिंग का विषय है, यदि भ्रष्टाचार की रकम का ट्रांजैक्शन हुआ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में या दूसरे व्यक्ति से चौथे व्यक्ति के बीच में, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को ईडी देख सकती है। और धारा 50 में जो प्रावधान दिए गए उसी प्रकार के प्रावधान दिए गए। तो सिर्फ पॉलिटिकल आधार पे या बिना किसी आधार के, जैसा कि माननीय हेमंत सोरेन जी आमतौर पे पिछले 6 समन से करते चले आ रहे हैं, बिना सोचे समझे, कभी ये कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, कभी ये कहते हैं कि राज्य की जनता देख रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है और ये राजनीतिकरण के कारण मेरी सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी की सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये तो राज्य की जनता को बहकाने वाली बात है। अब बहका क्यों रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि राज्य की वही जनता जिसके ऊपर इनको भरपूर कॉन्फिडेंस है, उसी गांडे की जनता जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये समझते हैं कि वहां जाने का मतलब ही है कि इनकी पत्नी जीत के आ जाएंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गांडे की वो जनता जिस पे ये विश्वास कर रहे हैं कि वे अंधे होकर के इन्हें सपोर्ट करेंगे, वो बिल्कुल
निर्जन हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं राज्य की घटनाओं से, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, राजनीति में और इलेक्शंस में जीतना हारना, राज्य में या देश में व्याप्त कुरीतियां जो हो गई हैं, उसके वजह से भी ये सब परिस्थिति लोग देख रहे हैं। जब एक योग्य कैंडिडेट सिर्फ इसलिए कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों से झूठ नहीं बोल सकता है, भीड़ में जाकर के लोगों को झूठा सच्चा आश्वासन नहीं दे सकता है, तो कई बार योग्य व्यक्ति भी चुनाव हार जाता है। और एक सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति जो कह सकता है कि मैं हर साल 5 लाख या 1 लाख नियुक्तियां दूंगा, भाई साहब, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि 1 लाख प्रतिवर्ष जब आप नियुक्तियां देंगे और इस तरह से 5 लाख नियुक्तियां देंगे, पूर्व से कार्यरत लोग ऑलरेडी हैं, तो इतना धन कहाँ से लाएंगे, कैसे बांटेंगे? आप बताइए कि इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि जितने संविदा कर्मी हैं राज्य के उनको स्थायी करेंगे, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? आप बताइए कि उसी शिक्षक के पद पर एक टीचर जो है, जिसको आजकल इन्होंने सहायक आचार्य कहना शुरू कर दिया, एक असिस्टेंट टीचर है जिसकी तनख्वाह जो है वो 70,000 80,000 के आसपास होती है आमतौर पे। इन्होंने धोखे से एक नियमावली बना दी और पारा शिक्षकों को कहा कि नहीं, अब तुम 60 वर्ष तक काम करो, 60 वर्ष तक तुम काम करो, तुमको सहायक शिक्षक बना देते हैं। बड़े सीधे साधे हैं लोग राज्य के, बेचारे दौड़ दौड़ करके जो है वो झंडा उठाने लगे, घूमने लगे, अबीर गुलाल उड़ गया इनके घर में। क्या मिलता है उनको? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। उनका क्या है स्टेटस? संविदा कर्मी का। ये क्या तमाशा चल रहा है राज्य में? वही शिक्षक वही काम करने के लिए 10,000 लेगा, दूसरा शिक्षक जो परमानेंट टीचर है वो 70,000 लेगा। अब ये तीसरा पद पैदा कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, अब सहायक आचार्य बनाएंगे हम। ये मूर्ख खुद बनते हैं कि लोगों को मूर्ख समझते हैं, मैं नहीं जानता। एक एक ऑफिस में ऐसे संविदा कर्मी भरे पड़े हैं और रेगुलर काम करने वाला आदमी, रेगुलर जो अपॉइंटी है, रेगुलर पर्सन जो काम करता है कार्यालय में, वो वहाँ का साहब बन गया है। वो काम भी नहीं करता, उसको तनख्वाह 10 गुना अधिक मिलती है। और जो संविदा कर्मी है बेचारा राज्य का, वो बहुत ही विकट जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो इन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को स्थायीकरण कर देंगे। क्यों नहीं किया इन्होंने? कभी नहीं किया। इन्होंने झूठ कहा, नए बच्चों को कहा कि तुमको हर साल 1 लाख नियुक्ति देंगे। साहब बताइए, आप इतने पढ़े लिखे हैं, यदि आपने ये सोचा कि मुझे पत्रकारिता करनी है, तो आप बताइए कि आपके एज के कितने ऐसे लड़के हैं जो पत्रकारिता तो नहीं कर पाएंगे, या वो उनका एक्यूमेंट नहीं है, वो उतना वोकल नहीं है, उतना भागदौड़ नहीं कर सकते, तो क्या उनके लिए नियुक्तियां यहाँ उपलब्ध हैं? बिल्कुल नहीं है। आप साहब बोलते हैं 1 लाख नियुक्तियां देंगे, और 4 साल के बाद जब आपका रिपोर्ट कार्ड निकलता है तो 887 नियुक्तियां आपने दी। जितनी सारी नियुक्ति थी वो पुराने विज्ञापनों की थी। आप टेट की परीक्षा ही नहीं लेते हो। 2016 से लेकर के टेट की परीक्षा ही नहीं लिए। पैरा शिक्षक जो यंग थे, जब पढ़ लिख सकते थे, तब टेट की परीक्षा देके पास भी कर जाते। आपने उनको 8 साल बिठा के रखा, उनके लिए टेट की परीक्षा ही नहीं लिए। अब कहते हैं कि नहीं, टेट पास जो रहेगा उसको हम शिक्षक की नियुक्ति जब होगी तो हम प्राथमिकता देंगे। साहब, एक तरफ आप प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ वैसे पैरा टीचर्स जो पास कर सकते थे
टेट की परीक्षा और अपने आप को योग्य बना लेते शिक्षक के रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए, उनके लिए एक टेट की परीक्षा नहीं ले सके आप नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं। आप झूठा जो भाषण दिए कि 1 लाख नियुक्ति हर साल देंगे, साहब नियुक्ति देने की बात तो बहुत दूर की है, आप योग्यता की एक परीक्षा तक नहीं ले पाए, उसमें तो नियुक्ति भी नहीं देना था। देखिए, इनकी कहानी ऐसी ही है, जैसे कहा गया ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इनके एक एक दिन के कार्य का हिसाब होगा और राज्य की जनता इनके साथ पक्का हिसाब करेगी। ये सारे लोग जिसके नाम ईडी के रडार पर है, वो आखिरकार करते क्या थे ये बताएं ना। उस व्यक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है या नहीं था तो बताएं ना। उन लोगों से इनका अचानक क्या सरोकार हो गया? ये किस प्रकार से आदिवासी बहुल जो आदिवासी जनसंख्या है उसके ये हितैषी हैं, जब इनके इर्द गिर्द ऐसे वैसे लोग हैं जिनको न तो झारखंड से कोई लेना देना है, ना झारखंड वासियों से, ना आदिवासियों से, ना मुसलमानों से। तो ये एक सॉफ्ट पॉइंट समझते हैं, राज्य के भोले भाले आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। न उन्हें दी जो सड़क साफ सुथरी थी पहले, उसे भी बर्बाद कर दिया। अब जीने खाने का व्यवस्था मुहाल हो रहा है। ये तो अच्छा है कि केंद्र सरकार जो है वो राशन एक व्यवस्था के तहत बंटवाती है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो सही है या गलत, लेकिन उन सभी योजनाओं के आधार पर और छोटी बड़ी घोषणाओं के आधार पर आप बड़े बड़े पंडाल लगाकर, अपने बड़े बड़े फोटो हर चौक चौराहा पे लगाकर लोगों को बेवकूफ़ अब नहीं बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये जिस बात को मीडिया ट्रायल कह रहे हैं, इनकी मीडिया ट्रायल नहीं, इनकी फुल फ्लेजेड ट्रायल की दरकार है। ये जब पूरे पिटारे खुलेंगे ना, मैं समझता हूँ कि ईडी या जो जांच एजेंसियां हैं वो बड़ा अदब के दायरे में रह कर के काम कर रही हैं। मैं एक सीनियर एडवोकेट भी हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि राज्य की या केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो बहुत अदब के दायरे में रह कर के काम कर रही हैं और इनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा सम्मान दिया गया है अब तक। इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और राजनीतिकरण के कारण ईडी ऐसा कर रही है। ये लोगों को या लोगों से सहानुभूति लेने के लिए ऐसा करते हैं। फिल्मों में देखते हैं ना हम लोग कि यदि मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई नेता है, वो बहुत बुरे हालत में आ जाए, जब चुनाव नहीं जीत पा रहा है, तो फिल्मों में देखते हैं कि कहीं राइट करा दी जाती है फिल्मों में। या कभी देखा जाता है कि भाई किसी को कोई मर ही गया तो उसकी सहानुभूति लेने की प्रक्रिया होती है कि भाई ठीक है मर गया, तो काला काला चश्मा लगा करके वाइट कपड़े पहन करके लोग खड़े होते हैं। तो फिल्मों में देखते हैं ना, तो फिल्मों में जो कल्पनाएं की जाती हैं वो वास्तविकता है और झारखंड की वास्तविकता ऑलमोस्ट फिल्मों से मिलती जुलती है। हर स्टेप में देखिए तो इनका जो काम है इस सरकार का और इनके बड़े बड़े अधिकारी जो आज इनके लिए काम करते थे पहले, अब कहीं और हैं, या उसी तरह से इनके अन्य सहयोगी जो भागते फिर रहे हैं या कहीं और हैं, तो इन सहयोगियों के बारे में इनको क्या कहना है? क्या कहना चाहते हैं ये कि वो सभी लोग जो आज जेल में हैं, क्या ये उनको जानते नहीं थे? क्या वो शासन के अंदर में घूमने वाले लोग नहीं थे? और उनका काम क्या था? क्या धनबाद में, क्या हजारीबाग में, क्या रामगढ़ में या जितने कोल फील्ड्स हैं, क्या कोयले की चोरी नहीं हो रही? यदि 4 साल से बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है तो क्या सड़कों पर ट्रैक्टर बालू के या ट्रक बालू के देखे नहीं जाते हैं? और यदि इतने बालू के ट्रक और ट्रैक्टर्स जो बालू का कारोबार कर रहे हैं, यदि उन्हें
बालू घाट जायज़ तौर पे मिला ही नहीं है, तो ये नाजायज़ नहीं है तो क्या है? और इस नाजायज़ का पैसा कहाँ कहाँ तक जाता है कि उन गाड़ियों को आमतौर पे पकड़ा ही नहीं जाता है। इक्के दुक्के गाड़ियाँ दिखाने के लिए पकड़ ली जाती हैं। तो इन्होंने 4 साल में दलालों की एक फौज जमा करने का काम किया है। बिचौलियों का एक बड़ा दल खड़ा हुआ है जो इनके लिए और इनके फ्री किए गए पैसे के बल पर मजबूरी में इनका साथ देने के लिए खड़ा है। और वो लोग ये चाहते हैं कि ऐसा परसेप्शन पूरे राज्य में बनाया जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो इनसे डायरेक्ट तौर पे लाभान्वित है वो जरूर अपनी रोजगार बनाए रखने के लिए, अपना इसी प्रकार का व्यापार चलाते रहने के लिए इनका जरूर सहयोग करना चाहेगा। पर मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता जो है वो बेहतर अब समझेगी कि यदि इन दलालों के भरोसे, ऐसी गंदी सरकार के भरोसे यदि इस राज्य को छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ज़्यादा बड़ा समय भी नहीं लगेगा, राज्य में कुछ भी नहीं उपलब्ध रहेगा। राज्य की हेल्थ व्यवस्था चौपट हो चुकी है, राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, राज्य के कॉलेजेस और स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, उसकी नियुक्ति करने की सुध नहीं है इनको, सारे घंटी आधारित टीचर हैं इनके कॉलेजेस में। मेरे पास केसेस है सारे, भाई साहब मैं गलत नहीं बोलता। तो इनके जितने कॉलेज हैं, इनके ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ बना के रखी इन्होंने, सिद्धो कान्हू मुर्मू, विनोबा भावे, तो रांची यूनिवर्सिटी, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी, इतने सारे यूनिवर्सिटी जितने भी और कई नाम हैं, विनोद बिहारी महतो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ बना के रखा है इन्होंने। शिक्षक नदारत है, वहाँ पे काम करने वाले टीचर घंटी आधारित है जिनकी सैलरी 30,000 रुपये महीने की है। भाई साहब एक प्रोफेसर से कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप कि बच्चों को उस डिवोशन से पढ़ा पाएगा? 30,000 का शिक्षक इनका काम कर रहा है और वो बच्चों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पे पढ़ाएगा। और इनकी इंटरेस्ट कहाँ पे फंसी हुई है? तो आप जब भी देखिए कि VC की अपॉइंटमेंट होगी तो देखिए गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सब जब नियुक्तियां होने लगेंगी तो गहमा गहमी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन पोस्ट पर लोगों को बिठाने पर शायद कुछ लाभ मिलता है इन लोगों को। तो भाई साहब यहाँ की यूनिवर्सिटी चौपट, यहाँ के कॉलेज चौपट, यहाँ के स्कूल चौपट, यहाँ की हेल्थ व्यवस्था चौपट। अरे भाई साहब क्यों राज्य के साथ ऐसा कर रहे हो? इससे तो लाख दर्जा अच्छा था कि हम लोग पुराने हालत में ही होते। नया राज्य बन के यहाँ के संसाधनों के साथ में क्यों लूटपाट मचाया जा रहा है? आपको मैं बताता हूँ कि राज्य के अतिरिक्त मेरा सौभाग्य है कि देश के अन्य राज्यों में भी मैं बराबर जाता आता रहता हूँ और देश के बाहर भी कई बार मौका मिला है मुझे जाने का, व्यवस्था को वहाँ के देखने का। बड़े शर्म की बात है कि झारखंड में जो परिस्थितियाँ हैं, आज अगर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते, रेपुटेड स्कूल्स जो यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो यहाँ स्कूलिंग भी बच्चे की संभव नहीं थी। और आप मुझे बता दीजिए कि यदि एक बच्चा यहाँ से 11th-12th की पढ़ाई कर लेता है तो कॉलेज की कौन सी पढ़ाई यहाँ करेगा और कहाँ करेगा, कैसे करेगा? आप पता करके देखिए। एक एक कॉलेज है यहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या 20,000 है, 28,000 है। कॉलेजेस में कमरे की संख्या 28 है। तो क्या प्रति कमरे में, क्या एक एक कमरे में 1,000 बच्चे पढ़ते हैं? ये डिग्री किस तरह से बंट रही है? 28,000 बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है इन कॉलेजेस में? यदि 28 कमरे नहीं, अगर मान लिया जाए कि
28 की जगह 58 कमरे हैं। यदि 108 कमरे भी हैं तो क्या 28,000 बच्चों के लिए व्यवस्था है पढ़ाने की? और बेधड़क तरीके से एडमिशन्स 20,000, 25,000, 28,000 बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में। क्या पढ़ाई करते होंगे बच्चे? कैसी पढ़ाई कर रहे हैं हम नहीं देख रहे हैं क्या? वो बच्चे जब निकल करके आते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जो बच्चे अपने से मेहनत कर पाते हैं अपने घर में, तो 1-2% बच्चों को छोड़ दीजिए, तो ज़्यादातर बच्चों की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। ना तो उनकी स्पीकिंग कैपेसिटी बढ़ पाती है, ना ही उनको लिखने की कैपेसिटी सिखाई गई। तो निकल करके आएंगे तो क्या करेंगे? इनके लिए झंडा ही तो ढोएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा ढोएंगे और क्या करेंगे? बीजेपी का झंडा ढोएंगे। तो ये सभी बीजेपी के लोग हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों, कांग्रेस ने भी यही किया। एक सवाल बराबर आता है मेरे ध्यान में कि आखिरकार देश में मुसलमानों के साथ में एक स्टेप मदरली व्यवहार क्यों हुआ करता है? क्यों? तो इसका कारण आपको मैं स्पष्ट तौर पे बताता हूं कि इनके साथ ऑलवेज दुर्व्यवहार का ही व्यवहार किया गया है। आजादी के बाद से इन लोगों के बस्तियां अलग होती हैं। क्यों ऐसा हुआ? किसने कर दिया? मुसलमान भाइयों बहनों, मेरी जिंदगी में इतने सारे मुसलमान दोस्त हैं और मेरे परिवार जैसे लोग भी हैं कई सारे। तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस ने शासन किया 65 वर्ष इस देश में। 65 वर्ष में ये किस प्रकार की योजना थी कि मुसलमानों को हर शहर में अलग बस्ती बना के बसने के लिए मजबूर कर दिया गया? वो मेन स्ट्रीम में तो कभी रखा ही नहीं गया। तो बेचारा अपने आप को अलग समझता है, उसको अलग बना दिया गया। अब चूंकि वो एक लंबे समय तक एक खास भावना को लेकर के जीता रहा है, तो वो मजबूर होकर के पहले कांग्रेस को और अभी हमारे राज्य में पिछले चुनाव के समय में इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सपोर्ट किया। यहाँ के बैकवर्ड कम्युनिटी ने भर भर करके सपोर्ट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को। क्या मिला? हम जाएं तो जाएं कहां? हमारी स्थिति यह है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। बीजेपी हमारी बात नहीं करता। बीजेपी को सिर्फ हमसे वोट चाहिए। चाहे हिंदू बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी हो, उसको सिर्फ उसका काम वोट देना है और चंदा देना है। पैसा कमाए यहाँ का व्यवसायी वर्ग, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, चंदा देना काम है जरूर। और यहाँ के मुसलमानों की हालत वही है। हिंदू पिछड़े वर्गों की जो हालत है वही मुसलमानों की हालत है। उनका काम क्या है साहब? उनका दायरा अलग, उनका पढ़ाई का तौर तरीका अलग। इक्के दुक्के जो लोग पढ़े लिखे परिवार के हैं वो निकल गए तो निकल गए, नहीं तो उनको टायर पंचर बनाना है ना भाई। और जो थोड़ा मोड़ा पढ़ेगा वो इनका झंडा उठाएगा, चाहे कांग्रेस का झंडा उठाएगा, चाहे तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उठाएगा, चाहे तो बीजेपी का झंडा उठाएगा। देखिए साहब, मुझे कोई चुनाव लड़ने की राजनीति नहीं करनी, मुझे कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बनना। मैं अपने पेशे में सफल हूं और सफलतापूर्वक बहुत कायदे से मैंने मेहनत से काम किया है। एक आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की आवाज बनना चाहता हूं और आप दिनों दिन ये देखेंगे कि मैं कड़ा नहीं, बहुत कड़ा बोल सकता हूं। अब मुझे जान का भी डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। लेकिन अगर ये गंदगी चल रही है तो ठीक है, ये गंदगी मैं उजागर जरूर करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ा न्यायालय में भी, ज़रूरत पड़ा लोगों के बीच में जा कर के भी,
आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के जरिए मेरी बात लोगों तक पहुँचती है। मैं समझता हूँ कि मैंने आज जो कुछ कहा है मेरे दिल की आवाज़ है। किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है मुझे, लेकिन मैं वैसे सभी व्यक्ति को, वैसे हर किसी को जो राज्य में रहता है और राज्य के गरीब तबके के लोगों के साथ बेईमानी करता है, राज्य के आदिवासियों के साथ बेईमानी कर रहा है, राज्य के पिछड़े वर्गों के साथ बेईमानी कर रहा है, राज्य के मुसलमानों के साथ बेईमानी कर रहा है, तो मैं जरूर कहूँगा कि यदि अब तक हम बेवकूफ़ थे तो थे, अब आने वाले समय में हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। चाहे हम किसी को सहयोग न दें, चाहे हम किसी के साथ ना जाएं, आपको अपने कर्म का फल भुगतने के लिए जरूर हम लोग छोड़ देंगे। और आप जैसा करेंगे, जब तक आप उसका परिणाम नहीं देखेंगे, तब तक हम लोगों के साथ यही अन्याय होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अभी तो स्कूल की बिल्डिंग है कम से कम, अभी तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है कम से कम। एक समय आने वाला है इस राज्य में जब पेड़ के नीचे जैसे पढ़ते थे ना लोग, वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। जितने आदिवासी भाइयों की ज़मीनें हैं, शहर फैलते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं साहब, CNT एक्ट के प्रावधानों को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता जा रहा है। सभी आदिवासी भाइयों की ज़मीनें लूट ली गई। और यदि सारे ज़मीनों के लेन देन की बात अगर सोचेंगे और ये 3 ट्रंक जो खुला है ना, उस ट्रंक में भी अगर ये निकल के आता है कि साहब अधिकांश ज़मीन आदिवासी ज़मीनों की खरीद करते हैं ये सारे लोग, तो बिल्कुल जग जाहिर होने वाला है कि ये लोग बोलते क्या हैं, ये लोग करते क्या हैं। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना तमाम चीज़ों को इन्होंने आसानी से समझाया कि आखिर जो स्थिति झारखंड में बनी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की चर्चा हो गई है, कारण क्या रहा है। इसके लिए खुद CM हेमंत सोरेन को जिम्मेवार बताया है कि विभिन्न जो ज़मीन की लूट हुई है, चाहे कोयला की लूट हो रही है, और अब ED आगे क्या कार्रवाई कर सकती है उसके बारे में भी इन्होंने साफ और सरल शब्दों में बताया कि 50 धारा क्या है और उसके तहत क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो इंतज़ार तमाम लोगों को है कल का कि UPA की बैठक में क्या कुछ होगा और आगे की रणनीति क्या है। तमाम लोगों की निगाहें फिलहाल राजभवन और CM आवास के साथ साथ ED दफ्तर पर भी टिकी है कि आगे झारखंड में क्या कुछ होने वाला है। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। तमाम इस राजनीतिक हलचल से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए फिलहाल इतना ही। रांची से समीर।